हाँ जी दोस्तों, नमस्कार। तो मैं हिंदी प्राध्यापिका राजबाला आपके अपने YouTube चैनल हिंदी साहित्य समीक्षा पर आपका स्वागत करती हूँ। आज का हमारा विषय है फणीश्वर नाथ रेणु। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि फणीश्वर नाथ रेणु हिंदी साहित्य के एक बहुत ही महत्वपूर्ण लेखक हैं, क्योंकि इन्होंने अपने रचना क्रम के माध्यम से हिंदी साहित्य में आंचलिकता की शुरुआत की। तो आज इन्हीं फणीश्वर नाथ रेणु की बात मैं अपने इस लेक्चर में करने जा रही हूँ। तो सबसे पहले हम इनके जन्म की बात करेंगे। इनका जन्म हुआ 4 मार्च 1921 में बिहार के अररिया जिले में, बिहार के अररिया जिले के ओराही हिंगना नामक स्थान पर हुआ। बिहार के अररिया जिले के ओराही हिंगना नामक स्थान पर हुआ। कहीं कहीं पर आपको यहाँ पर पूर्णिया जिले के मिल जाएगा, क्योंकि जिस समय इनका जन्म हुआ तो उस समय ये ओराही हिंगना नामक जो स्थान है ये पूर्णिया जिले में था, अररिया में नहीं था। इस समय किस में है? ये अररिया जिले में है। तो कहाँ इनका जन्म हुआ? 4 मार्च 1921 में। कहाँ हुआ? बिहार के अररिया जिले के ओराही हिंगना नामक स्थान पर इनका जन्म हुआ। इनके पिता का नाम था शीलानाथ मंडल। पिता कौन थे? शीलानाथ मंडल। कहा जाता है कि इनका जो परिवार था वो बंगाल से आकर के यहाँ ओराही हिंगना में रहने लगा था। ये ओराही हिंगना जो स्थान है ये फारबिसगंज के नज़दीक पड़ता है। तो शीलानाथ मंडल जो है वो बंगाल से आकर के, या इनके पूर्वज कह लीजिए, बंगाल से आकर के यहाँ ओराही हिंगना में आकर के बसे थे। और इनके पूर्वजों का और इनके पिताजी का मुख्य कार्य खेती करना था, और खेती में भी मुख्यतः ये धान की खेती किया करते थे। और धान की खेती करने के कारण इन्हें क्या कहा जाता था? इन्हें धानुक कहा जाता था। इनकी माता का नाम पानो देवी था। इनकी माता का नाम क्या था? पानो देवी था। और दादी जो थी इनकी भाजो देवी थी। दादी भाजो देवी थी। रेणुआ जो नाम है, रेणु जो नाम है वो इन्हें अपनी दादी भाजो देवी से ही प्राप्त हुआ, क्योंकि जब फणीश्वर नाथ रेणु ने जन्म लिया तो इनके परिवार को पहली बार ऋण लेना पड़ा। तो इसी कारण से इनकी दादी ने प्यार से कह लीजिए या व्यंग्यात्मक स्वरूप कह लीजिए कि इनकी दादी इनको रेणुआ कहने लगी, और रेणुआ से परिवर्तित होते होते ये रेणु और फिर वो रेणु बन गए। ठीक है, तो रेणु नाम इन्हें कहाँ से प्राप्त हुआ? इनकी दादी से मिला। अब अगर मैं बात करूं इनकी शिक्षा दीक्षा की, इनकी शिक्षा कहाँ हुई? इन्होंने अपनी आरंभिक शिक्षा जो है वो अररिया से और फारबिसगंज से प्राप्त की, और मैट्रिक की परीक्षा पास करने के लिए ये नेपाल के विराटनगर में चले गए, और वहाँ कोइराला परिवार में रह कर के इन्होंने आदर्श विद्यालय से अपनी मैट्रिक की परीक्षा पास की। क्योंकि उन दिनों जब फणीश्वर नाथ रेणु ने जन्म लिया, थोड़े से जब ये बड़े हो गए, 31-32 मतलब 35-36 की बात होगी, तो उस समय क्या है, भारत और नेपाल के बीच कोई सीमा नहीं थी। तो ये क्या है, अपनी मैट्रिक की परीक्षा को पास करने के लिए, वहाँ पढ़ने के लिए कहाँ चले जाते हैं? नेपाल के विराटनगर में चले जाते हैं। और 12वीं की परीक्षा पास की इन्होंने काशी के हिंदू विश्वविद्यालय से, और 12वीं की परीक्षा पास करने के पश्चात ये 1942 के स्वतंत्रता आंदोलन में
कूद पड़ते हैं, क्योंकि इनके पिता जो शिलानाथ मंडल थे वो किसानी तो किया ही करते थे, साथ ही साथ वो जो स्वतंत्रता आंदोलन के कार्यक्रम थे, राजनीतिक कार्यक्रम थे, उनमें भी बढ़ चढ़ करके भाग लेते थे। तो इसका प्रभाव जो है वो फणीश्वर नाथ रेणु पर भी पड़ता है और ये भी क्रांतिकारी गतिविधियों में बढ़ चढ़ करके भाग लेते हैं। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान जब इनकी गतिविधियों को देखा गया या फिर इन्होंने बढ़ चढ़ कर के भाग लिया, तो इस दौरान इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया अंग्रेज सरकार के द्वारा। और जब जेल में इन्होंने अपने साथियों के नाम नहीं बताए तो इनके ऊपर अंग्रेजी सिपाहियों के द्वारा बहुत अधिक अत्याचार किए गए, जिसके कारण ये बीमारी से ग्रस्त हो गए, जेल में बीमार पड़ गए और फिर इन्हें पटना के मेडिकल कॉलेज में भर्ती करवाया गया। पटना के मेडिकल कॉलेज में भर्ती होने के दौरान इन्हें एक नर्स मिली या एक नर्स इनकी सेवा में नियुक्त की गई, जिसका नाम था लतिका राय चौधरी। लतिका राय चौधरी जो थी वो बहुत अच्छी महिला थी, स्वभाव की बहुत अच्छी थी। तो फणीश्वर नाथ रेणु जो है उनके प्रति आकर्षित हो जाते हैं और 1952 में ये लतिका राय चौधरी से विवाह कर लेते हैं। इससे पहले भी ये विवाहित थे, इनकी पत्नी का नाम पद्मा था, परंतु पद्मा को जब पता चलता है कि इन्होंने लतिका राय से विवाह कर लिया तो पद्मा इस बात का बिल्कुल भी विरोध नहीं करती है। तो पद्मा से इन्हें 4 बच्चे हुए, परंतु लतिका राय चौधरी ने किसी भी संतान को जन्म नहीं दिया। शिक्षा दीक्षा की हमने बात की, अब हम बात करते हैं इनके साहित्यिक जीवन की। फणीश्वर नाथ रेणु ने 1944 ईस्वी में जब ये जेल से बाहर आए तो अपनी पहली अब हम बात करते हैं इनकी प्रथम कहानी की। तो 1944 ईस्वी में जब ये जेल से बाहर आए तो इन्होंने अपनी प्रथम कहानी लिखी, जिसका नाम था बट बाबा। वैसे तो इन्होंने 9 वर्ष की उम्र में ही परीक्षा नामक कहानी लिख दी थी, जो बहुत अच्छी कहानी है, परंतु अगर इनकी वयस्क कहानी कही जाए तो वो थी बट बाबा, जो कि कब लिखी इन्होंने 1944 ईस्वी में, और ये कहानी प्रकाशित हुई थी साप्ताहिक विश्वामित्र में। साप्ताहिक पत्रिका थी जिसका नाम था विश्वामित्र। विश्वामित्र कहानी में इनकी पहली विश्वामित्र पत्रिका में इनकी पहली कहानी प्रकाशित हुई, जिसका क्या नाम था बट बाबा, परंतु ये इतनी अधिक प्रसिद्ध नहीं हुई। दूसरी इनकी कहानी थी पहलवान की ढोलक। दूसरी इनकी कहानी थी पहलवान की ढोलक। ये भी इन्होंने 1944 में ही लिखी और ये किस में प्रकाशित हुई? ये भी साप्ताहिक पत्रिका विश्वामित्र में ही प्रकाशित हुई। और फिर इनका लेखन कार्य जो है वो निरंतर चलता रहता है और ये 1944 से 1972 तक ये जो हैं वो 69 कहानियाँ लिखते हैं। और ये जो इनकी 69 कहानियाँ हैं ये 5 कहानी संग्रहों में प्रकाशित की गई। क्या क्या नाम थे उनके, उनकी बात हम करते हैं। तो पहला इनका कहानी संग्रह था ठुमरी। लिख लीजिए, हम बात कर रहे हैं कहानी संग्रहों की। कहानी संग्रह, पहला कहानी संग्रह था इनका ठुमरी, जो कि प्रकाशित हुआ 1959 में। इसमें इनकी कितनी कहानियाँ प्रकाशित थी? इसमें इनकी 9 कहानियाँ प्रकाशित थी, परंतु इसमें ठुमरी नाम की कोई भी कहानी नहीं थी। फणीश्वर नाथ रेणु स्वयं कहते हैं कि किसी कहानी का नाम ठुमरी नहीं है, परंतु सभी कहानियाँ ठुमरी धर्मा हैं। ठुमरी धर्मा का क्या मतलब है कि ठुमरी एक राग होता है
और उस राग के अंदर मतलब कि कोई एक नियम या कोई विधान उसमें नहीं होता, छोटे बड़े राग आते जाते रहते हैं। तो इसी प्रकार की कहानियाँ जो है वो ठुमरी जो कहानी संग्रह है उसमें प्रकाशित है। और जैसे बहुत ही जो इनकी प्रसिद्ध कहानियाँ हैं, जैसे पहलवान की ढोलक कह लीजिए, या फिर ठेस कहानी, या समदिया कहानी, या फिर लाल पान की बेगम, ये सारी की सारी जो कहानियाँ हैं ये इनकी ठुमरी कहानी संग्रह में ही प्रकाशित हुई। दूसरा इनका कहानी संग्रह था आदिम रात्रि की महक। आदिम रात्रि की महक ये कब प्रकाशित हुआ इनका? 1967 में। और तीसरा इनका कहानी संग्रह था अग्निखोर। तीसरा इनका कहानी संग्रह कौन सा था? अग्निखोर, जो कि प्रकाशित हुआ इनका 1973 ईस्वी में। और दो इनके कहानी संग्रह ऐसे थे जो इनकी मृत्यु के पश्चात प्रकाशित हुए। उनमें से एक था श्रावणी दोपहर की धूप। श्रावणी दोपहर की धूप, जो प्रकाशित हुआ 1984 में। और पांचवा इनका कहानी संग्रह था अच्छे आदमी। अच्छे आदमी, जो कि प्रकाशित हुआ 1986 में। इसमें क्या है, इसमें इनकी आंचलिक कहानियाँ जितनी भी थी वो सारी इस कहानी संग्रह में प्रकाशित है। किसमें? अच्छे आदमी में। तो इनके कितने कहानी संग्रह बताए मैंने? 5। सबसे पहला ठुमरी 1959 में प्रकाशित हुआ। आदिम रात्रि की महक कब प्रकाशित हुआ? 1967 में। अग्निखोर कब प्रकाशित हुआ? 1973 में। श्रावणी दोपहर की धूप कब प्रकाशित हुआ? 1984 में। और अच्छे आदमी 1986 में। ये इनके मरणोपरांत प्रकाशित हुए, क्योंकि इनका जो फणीश्वर नाथ रेणु है 11 अप्रैल 1977 में इनका देहांत हो जाता है। और इनके ये कहानी संग्रह कब प्रकाशित हुए? एक तो प्रकाशित हुआ 1984 में और दूसरा प्रकाशित हुआ 1986 में। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं इनके उपन्यासों की। इन्होंने अपने जीवन में 6 उपन्यास प्रकाशित करवाए और 7वां जो इनका उपन्यास था वो अधूरा ही रह गया। तो कौन कौन से उपन्यास थे उनके? सबसे पहला जो उपन्यास था इनका, उसका नाम था मैला आंचल, जो प्रकाशित हुआ 1954 ईस्वी में। इसे क्या माना जाता है? इसे हिंदी का प्रथम आंचलिक उपन्यास माना जाता है। हिंदी का प्रथम आंचलिक उपन्यास माना जाता है। और यह उपन्यास इतना अधिक प्रसिद्ध हुआ कि ये जो है फणीश्वर नाथ रेणु की प्रसिद्धि का आधार बन गया। मतलब रातों रात इतनी अधिक सफलता हिंदी साहित्य में आज तक किसी भी उपन्यास को नहीं मिली है जैसी मैला आंचल को मिली है। मतलब इन्होंने अपनी कहानियाँ लिखी, परंतु इन्हें प्रसिद्धि कहाँ से प्राप्त हुई? मैला आंचल के प्रकाशन से इन्हें रातों रात प्रसिद्धि प्राप्त हुई। और इस मैला आंचल को गोदान के पश्चात दूसरा स्थान दिया जाता है। मतलब अगर महत्वपूर्ण या प्रसिद्ध उपन्यासों की बात करें तो गोदान के बाद इस मैला आंचल को स्थान दिया जाता है। और ये गोदान के पश्चात दूसरा स्थान देने वाले कौन थे? मुख्यतः वो थे नलिन विलोचन शर्मा। कौन थे? नलिन विलोचन
शर्मा ने इन्हें गोदान के पश्चात दूसरा स्थान दिया है। किसे दिया है? मेला आंचल उपन्यास को। और इन्हें क्या माना जाता है? मेला आंचल के अंदर जो इन्होंने ग्रामीण परिवेश का अंकन किया है, उसके कारण इन्हें आज़ादी के बाद का प्रेमचंद कहा जाता है। आज़ादी के बाद का प्रेमचंद किसके कारण कहा जाता है? मेला आंचल उपन्यास में जो ग्रामीण परिवेश इन्होंने दर्शाया है, रंग रूप वेशभूषा, उनकी खुशी, उनका गम, हर बात को इन्होंने इस उपन्यास में उजागर किया है, जिसके कारण इन्हें आज़ादी के बाद का प्रेमचंद कहा जाता है। और भी बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं मेलांचल के विषय में कि मेला आंचल जो इसका शीर्षक है वो कहाँ से लिया गया। मेला आंचल शीर्षक इन्होंने सुमित्रा नंदन पंत की कविता है, एक सुमित्रा नंदन पंत की कविता भारत माता से, सुमित्रा नंदन पंत की कविता भारत माता से इसका क्या लिया गया? इसका शीर्षक मेला आंचल कहाँ से लिया गया? सुमित्रा नंदन पंत की कविता भारत माता से। तो इसको आप अच्छे से लिख लेना अपनी किताब में, कॉपी में, ठीक है। मेला आंचल, मेला आंचल की एक और मुख्य बात है कि इसके अंदर कहानी क्या है कि इसमें पूर्णिया जिले का एक मेरीगंज, पूर्णिया जिले से फणीश्वर नाथ को बहुत ज़्यादा लगाव था, तो पूर्णिया जिले के मेरीगंज गांव की कथा इसमें कही गई है। अगर बात करें कि इसका नायक कौन है, तो मेरीगंज जो गांव है वही इसका मुख्य नायक है। अगर गौण नायक नायिका की बात करें तो इसमें है प्रशांत, डॉक्टर है जो कि डॉक्टर प्रशांत, और कमला जिसको कमली भी कह दिया जाता है, वो क्या है इसके मुख्य किरदार हैं, ठीक है। तो ये जो था ये मेला आंचल बहुत महत्वपूर्ण हिंदी साहित्य का उपन्यास है। इसे क्या कहा जाता है? हिंदी का प्रथम आंचलिक उपन्यास, और इसी के कारण फणीश्वर नाथ रेणु को हिंदी का प्रथम आंचलिक उपन्यासकार कहा जाता है। अगर पेपर में पूछ लिया जाए कि हिंदी का प्रथम आंचलिक उपन्यासकार कौन है, तो वो कौन है? फणीश्वर नाथ रेणु। हिंदी का प्रथम आंचलिक उपन्यास कौन सा है? तो वो है मेला आंचल। कब प्रकाशित हुआ? 1954 में, और गोदान के पश्चात इसे दूसरा स्थान दिया जाता है। आज़ादी के बाद का प्रेमचंद कहा जाता है, किसको कहा जाता है? फणीश्वर नाथ रेणु को। और इसका शीर्षक मेलांचल कहाँ से लिया गया? सुमित्रा नंदन पंत की कविता भारत माता से लिया गया। और इसके अंदर नायक कौन है? मेरीगंज जो अंचल है वही इसका नायक है, ठीक है। तो अगले उपन्यास की हम बात करें तो अगला उपन्यास था इनका परती परिकथा। यह भी एक आंचलिक उपन्यास है जो कि कब प्रकाशित हुआ था? 1967 ईस्वी में, 1957 में। दूसरा इनका उपन्यास है परती परिकथा, परती परिकथा, जो कि कब प्रकाशित हुआ? 1957 में। और यह भी एक आंचलिक उपन्यास है, और इसमें जो है वो परानपुर गांव की कथा का वर्णन है, परानपुर गांव की घटना का वर्णन है, ठीक है। तो ये भी क्या है? आंचलिक है। उसमें मेरीगंज गांव की घटना का वर्णन था, उसकी कहानी कही गई थी, और इसमें किसकी कहानी कही गई है? परानपुर गांव की कहानी कही गई है। ये भी एक आंचलिक उपन्यास है। ये दोनों दीर्घ उपन्यास हैं, मेला आंचल भी और परती परिकथा भी। और इसके पश्चात जो उपन्यास लिखे वो लघु उपन्यासों की श्रेणी में आते हैं। तो कौन कौन से उपन्यास थे इनके? तीसरा जो उपन्यास था उसका नाम था दीर्घ तपा, दीर्घ तपा, जो कब प्रकाशित हुआ?
1964 ईस्वी में। इस दीर्घ तपा में क्या है कि महिला छात्रावास में जो गोरख धंधा चलता है कि किस तरह से जो महिला छात्रावास के जो मालिक हैं वो किस तरह उन छात्रावासों में रह रही छात्राओं को देह व्यापार में धकेलते हैं और उनके माध्यम से किस प्रकार पैसा कमाते हैं, तो उस बात का वर्णन दीर्घ तपा उपन्यास में ये करते हैं। दीर्घ तपा उपन्यास का जो दूसरा संस्करण है वो 1972 में कलंक मुक्ति नाम से प्रकाशित ये करवाते हैं। ठीक है, इसका एक दूसरा नाम और क्या मिल जाता है, कलंक मुक्ति। पहला नाम तो था इनका दीर्घ तपा जो 1964 में इस नाम से प्रकाशित करवाया। फिर 1972 में इसी दीर्घ तपा को ये किसमें प्रकाशित करवाते हैं, कलंक मुक्ति नाम से ये प्रकाशित करवाते हैं। बहुत महत्वपूर्ण बात है, इसको नोट कर लीजिएगा। चौथा उपन्यास है इनका जुलूस। जुलूस जो कब प्रकाशित हुआ, 1965 में। और इस उपन्यास, ये भी एक लघु उपन्यास है। इस उपन्यास में पूर्वी पाकिस्तान से आए, कहाँ से आए, पूर्वी पाकिस्तान से आए शरणार्थी जो बिहार के मेरीगंज में ही पूर्णिया जिले में आकर के बसे हुए हैं, उनका वर्णन है। और एक लड़की पवित्रा है इनमें जो बंगाल से आई हुई शरणार्थी है, उसके माध्यम से इस पूरी कथा को आगे बढ़ाया जाता है। तो इसकी अगर पात्र की बात करें तो इसकी मुख्य जो पात्र है उसका नाम क्या है, पवित्रा है। कौन है ये, बंगाल से आई हुई एक शरणार्थी है और इसके माध्यम से इस पूरी कथा को आगे बढ़ाया जाता है। ठीक है, और अगला इनका जो उपन्यास है उसका नाम है कितने चौराहे। कितने चौराहे। कितने चौराहे इनका प्रकाशित हुआ था 1966 में। और इसकी कहानी क्या है, कितने चौराहे में, इसमें 1930 से 1947 तक जो स्वतंत्रता आंदोलन चला और उस स्वतंत्रता आंदोलन में नव युवकों की क्या भूमिका रही, उन्होंने किस प्रकार से स्वतंत्रता आंदोलन में बलिदान दिए, किस प्रकार से संघर्ष किया, उनके संघर्ष को दिखाया गया है। और इसके माध्यम से फणीश्वर नाथ रेणु अपनी कथा भी कहते हैं। तो इसमें क्या दिखाया गया है, 1930 से 1947 तक के स्वतंत्रता संग्राम में नव युवकों का संघर्ष इसमें दर्शाया गया है। ठीक है, उसके बाद अगला इनका उपन्यास है जिसका नाम है पलटू बाबू रोड। पलटू बाबू रोड, ये भी इनका लघु उपन्यास है और ये प्रकाशित हुआ था इनकी मृत्युपरांत 1979 में। इसमें क्या है, इसमें आज़ादी के बाद कांग्रेसी शासन में व्याप्त भ्रष्टाचार की कथा कही गई है। ठीक है, पलटू बाबू के माध्यम से क्या है, इस कांग्रेसी शासन में व्याप्त भ्रष्टाचार की कथा को इन्होंने आगे बढ़ाया है। ठीक है, और सातवां इनका उपन्यास था राम रतन राय।
बहुत महत्वपूर्ण है। राम रतन राय, जो कि क्या है इनका अधूरा है। और इसमें ये क्या कहने वाले थे, इसमें एक ये तस्कर की कथा का वर्णन करने वाले थे, परंतु ये हिंदी साहित्य का दुर्भाग्य ही कहा जाएगा कि ये इस कथा को पूरा नहीं कर पाई, इस उपन्यास को पूरा नहीं कर पाई, क्योंकि राम रतन राय के माध्यम से फणीश्वर नाथ रेणु एक नवीन शैली, नवीन शिल्प हिंदी साहित्य में लेकर आने वाले थे, परंतु ये इसे पूरा नहीं कर पाए। तो ये थे इनके कहानी उपन्यास। सबसे पहला कौन सा था, परती परी कथा, कब प्रकाशित हुआ, 1957 में। सबसे पहला कौन सा था, मेला आंचल, ठीक है। दूसरा था इनका परती परी कथा 1957, दीर्घतपा 1964, जुलूस 1965, कितने चौराहे 1966, पलटू बाबू रोड मरणोपरांत 1979 में, और राम रतन राय इनका क्या है, अधूरा उपन्यास है। अब हम बात करेंगे इन्होंने जो रिपोर्ताज लिखे उनकी बात हम करेंगे। रिपोर्ताज, ठीक है। तो फणीश्वर नाथ रेणु जो है वो मैंने आपको बताया कि बहुत ही क्रांतिकारी व्यक्तित्व के धनी थे। 1950 में जब नेपाली क्रांति हुई तो इस क्रांति में इन्होंने बढ़ चढ़ करके भाग लिया। उस क्रांति में ये बंदूक से और हाथ में कलम दोनों से ही उस क्रांति को उसमें संघर्ष कर रहे थे और लड़ाई कर रहे थे। बंदूक और कलम दोनों का ही इस्तेमाल उस क्रांति को जीतने के लिए या उस युद्ध को जीतने के लिए वो कर रहे थे। तो रिपोर्ताज में सबसे पहला इनका रिपोर्ताज था नेपाली क्रांति कथा, जो इनका स्वयं का देखा हुआ, स्वयं का भोगा हुआ था, नेपाली क्रांति कथा। कब प्रकाशित हुआ, 1977 में। और दूसरा था इनका ऋण जल घन जल, ऋण जल और घन जल, ऋण जल धन जल, ऋण जल धन जल, ये भी 1977 में। इसमें नेपाली जो क्रांति हुई उसका वर्णन है रिपोर्ट के माध्यम से। और ऋण जल धन जल में पटना में जो सूखा पड़ा और जो बाढ़ आई उनका वर्णन ये पत्र, उसमें क्या कहते हैं, रिपोर्ट, जैसे कि अखबारों के अंदर कोई रिपोर्ट प्रस्तुत की जाती है उस तरीके के इनके लेख हैं, जिनका संग्रह किस नाम से किया गया है, ऋण जल और धन जल नाम से किया गया है, ठीक है। उसके बाद है तीसरा इनका वन तुलसी की गंध, वन तुलसी की गंध, जो कि प्रकाशित हुआ 1984 में। और चौथा है श्रुत अश्रुत पूर्व, श्रुत अश्रुत पूर्व, ये भी प्रकाशित हुआ था 1986 में, ठीक है। ये क्या है, इनके 4 रिपोर्ताज हैं। कौन से हैं, नेपाली क्रांति कथा 1977, ऋण जल धन जल 1977, वन तुलसी की गंध 1984, श्रुत अश्रुत पूर्व किस कब प्रकाशित हुआ था, 1986 में। और इनके 2 संस्मरण मिलते हैं, कौन कौन से हैं उनकी भी बात कर लेते हैं। संस्मरण, पहला इनका संस्मरण है आत्म परिचय, जो कब प्रकाशित हुआ, 1988 में। और दूसरा उनका संस्मरण है समय की शिला पर, समय की शिला पर, जो कब प्रकाशित हुआ, 1991 ईस्वी में। और फणीश्वर नाथ रेणु ने निबंध बहुत कम लिखे अपने जीवन में। उन्होंने कुछ कविताएं भी लिखी, जैसे
मेरे सजग पथिक, इस तरीके से कुछ कविताएं भी लिखी। और इन्होंने 1970 में इन्हें क्या मिला, पद्म भूषण पुरस्कार भी मिला। पद्म भूषण पुरस्कार से ये नवाजे गए। और 1970 में ही इन्होंने मेरीगंज से चुनाव लड़ा, निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ा, परंतु ये क्या है, उस चुनाव को हार गए। और इनका, क्योंकि ये राजनीतिक गतिविधियों में बहुत अधिक सक्रिय थे, तो जेपी जो नारायण थे उनसे इनके बहुत अच्छे संबंध थे। और प्रयोगवाद के प्रवर्तक जो सच्चिदानंद हीरानंद वात्सायन अज्ञे हैं, वो इनके घनिष्ठ मित्र थे। कि उपन्यासों के विषय में कहते हैं कि मैंने इनके उपन्यासों में एक अखंड मानवीय चिंगारी को सुलगते देखा है। मैंने इनके उपन्यासों में एक अखंड मानवीय चिंगारी सुलगते हुए देखा है। ये ऐसी बात क्यों कहते हैं? क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया था पिछले लेक्चर में कि मोहन राकेश ने अपनी कहानियों में मानव जीवन की पीड़ा, संत्रास, घुटन, पारिवारिक विघटन, इन सब बातों को, निराशावादी बातों को उन्होंने अपने उपन्यासों में, अपनी कहानियों में मानव मन के अंतर्द्वंद को उजागर किया है। परंतु जो फणीश्वर नाथ रेणु है, वो अपनी कहानियों में जीवंतता लेकर के आए हैं, वो जीवन लेकर के आए हैं, वो ममता, करुणा, निष्ठा, प्रेम, ये सब लेकर के आए हैं। तो जो कृष्ण मिश्र कोल हैं, वो कहते हैं कि फणीश्वर नाथ रेणु के उपन्यासों को पढ़ने के पश्चात, उनकी कहानियों को पढ़ने के पश्चात लगता है कि जीवन जो है वो जीने योग्य है, संसार जो है वो ग्राह्य है, त्याज्य नहीं है। तो ये क्या है, एक रोचकता और एक जीवटता ये जो है वो अपने उपन्यासों में, अपनी कहानियों में लेकर के आते हैं। और ये क्या है, एक बांग्ला उपन्यासकार थे जिनका नाम था सतीनाथ भादुड़ी। ये बांग्ला उपन्यासकार सतीनाथ भादुड़ी को अपना साहित्यिक गुरु मानते हैं। किसको मानते हैं? सतीनाथ भादुड़ी को अपना साहित्यिक गुरु मानते हैं। और एक बात और है कि इसमें पटना के, इनकी जो कहानियां हैं, उपन्यास है, उसमें पटना के कटिहार रेलवे स्टेशन का बहुत ज़्यादा उल्लेख मिलता है। हो सकता है पूछ ले, असंगत बताइए, तो उसमें हो सकता है कि प्रश्न पूछ भी ले कि पटना के कटिहार रेलवे स्टेशन का वर्णन मिलता है या नहीं मिलता है, तो आप इसे अंकित कर लीजिए। पटना के कटिहार रेलवे स्टेशन का उल्लेख जो है वो इनकी ज़्यादातर कहानियों में और उपन्यासों में मिलता है। सतीनाथ भादुड़ी को ये अपना साहित्यिक गुरु मानते हैं। और जो इनका मेला आंचल उपन्यास जो रातों रात बहुत अधिक फेमस हो गया, प्रसिद्ध हो गया, तो इसकी प्रसिद्धि से जो दूसरे साहित्यकार, आलोचक जलते थे, तो उन्होंने कहा कि इनका जो मेला आंचल उपन्यास है वो मौलिक नहीं है, बल्कि वो क्या है, वो सतीनाथ भादुड़ी का ही एक उपन्यास है, धोदाई चरित। उसको धोदाई चरित की ये नकल है, इसमें फणीश्वर नाथ रेणु की मौलिकता कहीं पर भी झलकती नहीं है। परंतु इसकी प्रसिद्धि और इसके प्रति लोगों का जो रुझान था, इसके ऊपर जो काम हुआ, वो जो है
इस लगाया गया उस आरोप का जवाब जो है उत्तर स्वयं ही उन्हें मिल जाता है। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। अगले लेक्चर में हम किसी अन्य विषय पर बात करेंगे। तो तब तक के लिए धन्यवाद। और अगर आपको मेरा ये लेक्चर पसंद आया हो तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।